कल के क्लास में हम लोगों ने पावर कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। आज की क्लास हमारी बेस्ड होगी एनर्जी पे। एनर्जी का कंसेप्ट समझना है, एनर्जी कितने टाइप की होती है, एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, फिर एनर्जी के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे आज कवर करना है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि एनर्जी का मतलब क्या होता है ना। तो एनर्जी का डेफिनेशन जो है क्या वो आपको पता है? Yes, sir. The capacity to do any work. हाँ, बिल्कुल सही है। आप कैपेसिटी कह दो या फिर आप उसको एबिलिटी कह दो, बात एक ही होता है। कैपेसिटी कहो या फिर एबिलिटी कहो, बात एक ही है। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, और मैंने आपको बताया था इज कॉल्ड हमेशा वही होता है जो हेडिंग होती है, बताया था ना? Yes, sir. हाँ, Energy. तो इसमें इज कॉल्ड के बाद ऐसे टीचर का फेस नहीं देखना होता है। क्लास में जैसे बैठे हैं इज कॉल्ड, अब टीचर का फेस देख रहे हैं। इज कॉल्ड के आगे बोलिए सर, इज कॉल्ड के आगे वही मत, अंडरस्टूड है, हेडिंग ही होगी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इज कॉल्ड हमेशा यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो क्या हो जाता है? जूल। यूनिट हमारा इसमें क्या हो जाता है? जूल इसका यूनिट हो जाता है। यहाँ पे जो भी यूनिट होगा वो हमारा क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। इसको हम लोग जे से शो करते हैं। बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की कि ये क्वांटिटी स्केलर है या क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये क्वांटिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? स्केलर। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। मतलब एनर्जी में डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं है, एनर्जी में डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसका क्या हो जाता है हमारे सामने? एनर्जी है, वर्क का डायमेंशन आपको पता है तो वही एनर्जी का होगा, ml/t-2। ये इसका निकल के आता है डायमेंशन। तो एनर्जी और वर्क एक ही बात है, लगभग आप मान के चल सकते हो कि जो डायमेंशन एनर्जी का होता है वही डायमेंशन वर्क का होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई मतलब कंफर्म नहीं, ऐसा मतलब 100% ऐसा श्योर नहीं है कि ऐसा होगा कि अगर दो डायमेंशन किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो उनके आप ये बोल दो कि वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है। ऐसा बहुत ही कम होता है। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बात करी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी की। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी के जो है वो कितने टाइप होते हैं। एनर्जी के हमारे सामने कितने टाइप निकल के आते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है। देखो वैसे तो एनर्जी जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऐसे मतलब बहुत सारे टाइप की एनर्जी, ठीक है। ऐसी ऐसी एनर्जी भी है जो मतलब आपने कभी सुना ना होगा, है ना। लाइट एनर्जी, लाइट में भी तो एनर्जी होता है। तो इन सारी एनर्जी को हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें यहाँ पे पढ़ना होता है एक तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ना होता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ना होता है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब हो जाता है? कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है तो मोशन करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, भाई कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी तभी तो मोशन कर रहा है, सीधी सी बात है। तो एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर हुई है उसके मोशन करने की वजह से उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी possessed by any object, the energy possessed by any object due to its motion, due to its motion, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को जो है हम लोग के से शो करते हैं। वैसे के ई भी लिख देते हैं, लेकिन के भी लिख दोगे तो चलेगा, कहीं भी कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप सोच रहे हो कि
के ही लिखना है कि के लिखना है, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है। इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं हुआ जाता। कंफ्यूज होने के लिए फिजिक्स बहुत है, ठीक है। जब कंफ्यूजन होने की बारी आएगी तो फिजिक्स फिर ऐसे बहुत है, कंफ्यूज होना है तो वहां होना। इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो रही मेरी बात? Yes, sir. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं वो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एम क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम यहाँ पे क्या हो जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं वी की, तो वी यहाँ पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी यहाँ पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक बात यहाँ पे बिल्कुल ये अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है मूव कर ही रही होगी तभी तो उसके पास वेलोसिटी है। मूव ना कर रही होती तो वेलोसिटी जीरो हो जाता, लेकिन हम तो जीरो नहीं लिख रहे हैं, हम तो वी लिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी पार्टिकल के पास है। अच्छा, मैंने यहाँ पे v को क्या बोला है, वेलोसिटी बोला है। मैंने यहाँ पे v को स्पीड नहीं बोला है। अगर v यहाँ पे वेलोसिटी है तो फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्केलर होगा या वेक्टर होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होता है ना। Yes, sir. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये आप मुझे बताइए। Vector, sir. वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने पूछा था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारा स्केलर है। अब इसकी वजह क्या है अभी हाल जानेंगे, बस आप 2 मिनट वेट करो, अभी सब जानेंगे। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा हमारे सामने, यूनिट का अगर हम बात करते हैं तो मास का यूनिट क्या हो जाता है, किलोग्राम। और वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग जूल कह देते हैं, इसी को हम लोग जूल कह देते हैं, यही हमारा जूल होता है। क्लियर है, यही हमारा क्या हो Yes. जाता है, जूल कहलाता है। और क्वांटिटी मैंने बता ही दिया है आपको। डायमेंशन इसका हमारे सामने क्या हो जाएगा, अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन इसका क्या निकल के आ जाएगा, देखो m है, मास है, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है तो L2t-2। वैसे तो डायमेंशन इसका LT-1 होता है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन हमारा स्क्वायर की वजह से हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ML2t-2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ML2t-2। बताइए, Yes, sir. क्लियर है ना इतना? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हमको ये यहाँ पे जानना है कि भैया वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो फिर काइनेटिक एनर्जी स्केलर कैसे हुआ, ये अब हमें यहाँ पे जानना है। देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात तो आपको पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी जो है वेक्टर है, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब आप उसी वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, आपको उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताया जाए या ना बताया जाए, बताओ, क्योंकि ये, No, sir. हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में तो नहीं आना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। बस आप इतना यहाँ पे समझ लो कि a डॉट b की वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे a डॉट बी को हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। और ये जो हम किसी भी वेक्टर का जब हम सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, और कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिलता है। और जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो सारा का सारा क्या होता है, स्केलर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो सिर्फ नंबर्स होंगी, मैग्नीट्यूड में तो सिर्फ नंबर्स होंगे, और नंबर थोड़ी ना वेक्टर होते हैं, नंबर तो स्केलर होते हैं। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी हमारा स्केलर हो गया। क्लियर होगी बात? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए आपके सामने, ठीक है। अब जो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आया था हाफ एम वी स्क्वायर, उसका हमको यहाँ पे करना है डेरिवेशन। हम उसको डेराइव कैसे करेंगे तो वो समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि ये हमारे सामने कोई भी एक ग्राउंड सरफेस है, ये हमारे सामने कोई भी एक ग्राउंड सरफेस है, और इस ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। और इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक पे हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया जिसको हम लोगों ने बोला एफ। और मान के चलते हैं कि इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, 0। यहाँ पे इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, 0, ठीक है। क्यों है 0? क्योंकि अभी वो रेस्ट में है, सो 0 है। अब अगर उस पर फोर्स लगाया गया
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर आई होगी। तो हम लोगों ने मान लिया कि उसके पास जो वेलोसिटी है वो v है। भाई शिफ्ट हुआ है तो मोशन करके ही तो शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। भाई एक जगह से दूसरी जगह गया है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो आया होगा, ठीक है। ये सिचुएशन है आपके सामने t इक्वल टू 0 की, पॉइंट A, और ये है पॉइंट B जहां पे कुछ ना कुछ पार्टिकल को पहुंचने में टाइम लगा। मान लिया हम लोगों ने कि उसको t टाइम लग गया। पार्टिकल को पहुंचने में A पॉइंट से B पॉइंट तक कितना टाइम लग गया आपसे पूछा जाए तो t टाइम लग गया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्टिकल में कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आया होगा, तभी तो जीरो वेलोसिटी से वेलोसिटी v हो गई। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का अलग अलग मीनिंग होता है, याद रखना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना और रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी v हो गई, तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन हुआ या डिक्लेरेशन हुआ? एक्सेलरेशन सर। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हुआ है। और अगर एक्सेलरेशन हुआ है तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या बोल सकते हैं? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से यहाँ पे बच्चे क्या बोल सकते हैं? F इज इक्वल टू ma, ये होता है। तो A इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से? F अपॉन m। यहाँ से हमने उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, ठीक। यस सर। अब जब हम लोगों ने ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड कर लिया है तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, इसमें कहीं भी टाइम नहीं है, इस फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं है। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन लगाते तो उसमें आपको पता है कि टाइम आता है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें देखो ये टाइम आया। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें तो देखो दो दो टाइम आ रहे हैं, दो दो बार टाइम आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन को सिलेक्ट किया है क्योंकि उसमें टाइम नहीं आता है। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। अच्छा, आपको यहाँ पे पता है कि पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है? 0, यानी u का मतलब क्या हो जाएगा? 0। u 0 तो u स्क्वायर भी 0। तो क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? f अपॉन m। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे यहाँ पे f अपॉन m, और s तो डिस्प्लेसमेंट है, एज इट इज रहने दो। अब बस आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, f इंटू s क्या होता है? बताइए। वर्क सर। हाँ जी, वर्क सर। वर्क होता है। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने वर्क के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको बताया था एफ एस कॉस थीटा। ये दिख रहा है आपको? ज्यादा साइड किनारे तो नहीं लिख दिया मैंने? नो सर। हाँ, तो आपने जो फॉर्मूला वर्क का पढ़ा था वो तो ये पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ तो कॉस थीटा है ही नहीं, फिर आपने इसको वर्क कैसे बोला? बताइएगा, बताइएगा। सर आई एम नॉट श्योर सर। श्योर नहीं हो? हालांकि देखो ये चीज जो आपने यहाँ पे बताई है तो ये वर्क ही है, तो ये वर्क ही, लेकिन आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि ये वर्क कैसे है ना? सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वुड बी वर्क राइट सर, सो ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है, लेकिन वो होता है सिर्फ 9th क्लास में। लेकिन जब आप 11th क्लास में आ जाते हो तो फिर कॉस थीटा और आ जाता है उसमें। अब यहाँ पे आप या तो टीचर का फॉल्ट कह दो या फिर आप टीचर का भी फॉल्ट मत कहो। क्यों ना कहो? क्योंकि 9th क्लास में वो कॉस थीटा अगर आपको बताएंगे तो 9th क्लास में कॉस थीटा को वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आप 10th में पढ़ते हो। तो अब यस वो सर। कॉस थीटा अगर बताएंगे तो उनको फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बताना होगा, है ना? तो इसकी वजह से वो लोग 9th क्लास के स्टैंडर्ड पे जनरली टीचर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क बोल देते हैं, ठीक है। फिर जब आप 11th क्लास में आते हो, 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हो, आपको ये जानकारी मिल जाती है कि साइन कॉस टेन कॉस सेक ये सब क्या होते हैं। तो फिर यहाँ पे 11th में बताया जाता है एफ एस कॉस थीटा, और रियल फॉर्मूला यही होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन थीटा कॉस थीटा ये गया कहाँ, ये गया कहीं नहीं है, बस देखो आप डायग्राम को जब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको थीटा नजर आएगा। देखो फोर्स इसमें कहाँ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, देखिए आप फोर्स कहाँ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। 0, और cos 0 क्या होता है, 1 sir. इसीलिए वो cos थीटा गायब हो गया था। क्लियर हुई बात। Yes sir. ये होती है डेप्थ ऑफ फिजिक्स। क्लियर है। Yes sir. ये जो डेप्थ है ना, ये सालों की मेहनत से आती है, ऐसे ही नहीं आती। ठीक है, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, अब आप सोच लो कितना एक्सपीरियंस, कितने साल हो गए मुझे। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे ये मास आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कराए, m को आप यहाँ पे v स्क्वायर के पास लेके गए, तो ये हो गया हमारा mv स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको आप अपॉन में ले आए, तो ये जो F इंटू एस यहाँ पे निकल के आया है, ये F इंटू एस हमारा क्या हो जाएगा, वर्क। तो देखा जाए तो आपने ये वर्क का फॉर्मूला फाइंड किया है, लेकिन फॉर्मूला तो ये वर्क का ही आया है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन करने की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी वर्क है वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस वर्क स्टोर्स एज काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क है वो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने K इज इक्वल टू लिख दिया हाफ mv स्क्वायर। बताइए कोई डाउट। No sir, got it. तो ये हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया, प्रूव हो गया कि हाफ mv स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है। सर आपने बिल्कुल सही बताया था, हाफ mv स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है, आपने प्रूव कर दिया उसको। ठीक है, चलिएगा। तो इतने पेज पे कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछिए अगर है तो। No sir. चलिएगा, चलते हैं फिर आगे। आगे की बात हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन फाइंड करना है। और आपने अगर सुना हो कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है, आपको कोई आइडिया है इसके बारे में। Sir, momentum would be mass into acceleration. हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, आपने एक्सेलरेशन बोला क्या, आपने यहाँ पे Yes sir, एक्सेलरेशन I बोला था। missed. नहीं, Yes एक्सेलरेशन sir. नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, वेलोसिटी होता है। मैंने गलत सुना शायद, मुझे लगा कि आपने पहले वेलोसिटी बोला है, इसलिए मैंने कह दिया वेरी गुड। ठीक है, Okay sir. वेरी गुड मेरा जो है वो वापस करिए आप, या फिर अगली किसी चीज के लिए वेरी गुड बचा के रखना आप। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू m इंटू वी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या निकल के आएगा, P अपॉन m। ठीक है, और इस v को उठा के आप यहाँ पे रखो, इसी v को उठा करके आप कहाँ रखोगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो जब आप इस v को उठा करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, m/2 तो एज इट इज है, v स्क्वायर है तो ये p अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। ये m से ये m एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आ चुका है, p स्क्वायर अपॉन 2m। और इन केस अगर आप चाहते हो इसको दूसरे फॉर्म में लिखना तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। और अगर आप इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहते हो तो लिख सकते हो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। So this is the final relation between kinetic energy and linear momentum. ठीक है? Okay sir. So I think that this is clear to you. Yes sir, please.
वेरी गुड। अब जो हमारे सामने यहाँ पे P का रिजल्ट निकल के आया है, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, ये जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया है, इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आया है अंडर रूट ऑफ 2mk। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ही मास पार्टिकल है, लेकिन वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कभी वो किसी वेलोसिटी से चला, कभी वो किसी वेलोसिटी से चला। मेरी बात समझे आप? पार्टिकल एक ही Yes, है, sir. पार्टिकल एक ही है, कभी उसकी वेलोसिटी कुछ थी, कभी उसकी वेलोसिटी कुछ थी, यानी पार्टिकल इज सेम। या मैं ऐसे लिख दूं इसको कि ओनली वन पार्टिकल ना, या एक मिनट रुको जरा, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चीजें सारी क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ कि ओनली वन पार्टिकल इज मूविंग with different velocities, with different velocities। ठीक है, जो हमारे सामने एक पार्टिकल है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, उसका मोमेंटम भी अलग अलग होगा, क्योंकि मोमेंटम भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हालांकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों मास पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो कंडीशन दे दी है वन पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं हो रहा, पार्टिकल तो एक ही हमारे पास, उसका मास तो वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन उसकी स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी उसकी बदल रही है, तो उसका मोमेंटम भी अलग अलग होगा और काइनेटिक एनर्जी भी उसका हर बार अलग अलग होगा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk1, समथिंग लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। और P2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2mk2, इस तरह से। ये हो गई हमारे सामने दो इक्वेशंस, ये हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 1/2 जब आप इसमें करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट P1/P2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk1 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk2, ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप मुझे बताइए कि इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, आप मुझे वो बताओ जरा। इसको आप So कैंसिल, K1 by K2. K1/K2 आएगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया क्या, ऊपर नीचे से ना। Yes, sir. वेरी गुड, कैसे करा ऐसी, ये कैसे करा, कैसे कर लेते ये आप, अंडर रूट कैसे कैंसिल हो गया है, अंडर रूट भी कैंसिल होता कहीं ऊपर नीचे से है, स्क्वायरिंग होती है, अंडर रूट कहाँ कैंसिल होता है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे, Okay. इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। So we तो can, आप, sir. हाँ, तो ये अंडर रूट 2m से अंडर रूट 2m कैंसिल हो जाएगा। आप अगर सोच रहे हो कि ये रूट से ये रूट के वाले ऊपर भी कैंसिल हो जाए, तो रूट थोड़ी कैंसिल होता है, वो No, तो sir. No, स्क्वायर। sir. I only was thinking about root of under root of 2m, sir. I didn't find that K1 is also inside the under root. I चलिए, forgot ओके that. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो P1/P2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर K1/K2। ये जो अलग अलग अंडर रूट था दोनों पे, उसको हम लोगों ने एक साथ ही अंडर रूट लगा दिया, उससे कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे देखिएगा एक नया रिजल्ट निकल के आया, ये हमारे सामने एक नया रिजल्ट निकल के आ गया, P1/P2 इज इक्वल टू रूट ओवर K1/K2। ठीक है, तो बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन करा जाए, बिना क्वेश्चन के तो लेक्चर अधूरा होता है। क्वेश्चन हम लोग एक एक कर लेते हैं। अ particle is moving, a particle is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओहो एक सेकेंड रुकना जरा, इसमें कुछ छूट गया। अ पार्टिकल ऑफ मास, मास छूट गया, ऑफ मास 2 किलोग्राम, ठीक है, इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, बताइएगा जल्दी, कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना है। कॉपी पेन लेके Okay, बैठते sir. हो कि नहीं? Yes, sir. I'm having it, sir. हाँ, सो Sir, करो is it आप इसको। 100? ये 10 है, हाँ
अच्छा आंसर बता रहे हो? Yes sir, 100. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मास हमारा 2 है, वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा 100। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ इसका। Joule sir. बिल्कुल सही, यूनिट इसका हो जाएगा जूल। आंसर आ चुका है। कहीं कोई डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड चीज Yes समझे? sir. प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? Yes sir. वन मोर क्वेश्चन। अच्छा 11th क्लास में बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन जब उनके सामने ला दो तो वो बोर होने लगते हैं। अरे सर थ्योरी पढ़ाइए आप, तो क्वेश्चन मजा नहीं आता, ऐसा होता है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? No sir, it's just that till 10th we were only doing few sums sir, but in 11th we are having a whole book of sums, so it's kind of hard sir to follow. हाँ, क्वेश्चन भी जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंस है क्वेश्चंस, क्योंकि Yes, sir. एक्चुअल में क्या है कि न्यूमेरिकल जब हम करते हैं, क्वेश्चन जब हम करते हैं, तभी हमें फॉर्मूले का रियल एप्लीकेशन समझ में आता है Yes sir. कि Got it. फॉर्मूला हमको अप्लाई करना कैसे है ना। अब वैसे फॉर्मूला, अब जैसे मान लो कि कोई इंसान है, उसको क्रिकेट खेलने के सारे रूल्स पता है, तो वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, 6 कब होता है, 4 कब होता है, उसको रूल पता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको खेलना भी अच्छा आता है ना। No sir. तो खेलना उसको तभी अच्छा आएगा ना जब वो प्रैक्टिस करेगा। अब जो अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भी होते हैं, विराट कोहली को ले लो, महेंद्र सिंह धोनी, या जो भी आपको अच्छे लगते हो, वो प्रैक्टिस करते हैं, आज भी करते हैं। जबकि देखा जाए तो वो मतलब बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन तब भी प्रैक्टिस उनकी लगातार रहती है, होती है कि नहीं? प्रैक्टिस बहुत Yes sir. जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है हर चीज के लिए, पढ़ाई हो या कोई भी चीज, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना। Yes sir. तो क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि इफ द if the kinetic energy if the kinetic energy of a particle if the kinetic energy of the particle increases कितना इंक्रीज करा जाए इसको, थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए, उतना इंक्रीज किया जाए ना। हाँ, इसको इंक्रीज करते हैं हम लोग 21%। if the kinetic energy of the particle increases 21%, then find the increase in मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 21% इंक्रीज किया गया तो मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो है ये, लेकिन मैंने आपको इसमें एक चीज बता भी दी है, क्या, कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अरे भाई वो तो बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि P इक्वल टू होता है ना अंडर रूट ऑफ 2mk। अगर मास कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रूट ओवर k। तो अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो फिर मोमेंटम भी तो हमारा बढ़ेगा। Yes sir. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है, मेरी बात समझ में आ पा रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. Understand. वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी तो फिर मोमेंटम भी बढ़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा, कहाँ गया, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है 21% से। तो आपको बताना है कि लीनियर मोमेंटम हमारा कितना इंक्रीज होगा, कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना By 21%, sir. है। एक बार इसको आप ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन को मैं ही यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने 21% इंक्रीज किया है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसको मैं इरेज कर Yes देता sir. हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये तो आपको समझ में आ ही गया है, सीधा Yes sir. फॉर्मूले, Understood. हाँ फॉर्मूले से है सीधा वो तो। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी को 21% अगर इंक्रीज किया गया है तो मान के चलो कि आप पहले कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रही होगी ना पार्टिकल के पास। अब वो 21% इंक्रीज हो गई है, तो 21% इंक्रीज होने का मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है और बाद में 21% इंक्रीज हो गई है, तो वो 21% उसमें ऐड कर देंगे ना। Yes sir. जैसे आप मान लो रेस्टोरेंट गए, आप मान लो कहीं कुछ खाने पीने गए, रेस्टोरेंट गए आप, और वहां पे आपने देखा, आपने बर्गर खाया एक, ठीक है। बर्गर मान लो 200 रुपए का था। अब उसमें उन्होंने जो टैक्स वैक्स लगा दिए, जो परसेंट वगैरह जो भी टैक्स वगैरह लगा दिए, तो मान लो वो बर्गर
मतलब उसमें टैक्स जो भी लगा हो। अब वो बर्गर की कीमत हो गई है 248, तो 48 रुपए क्या टैक्स ही तो है, तो उसमें ऐड ही तो हुआ है, जो भी परसेंटेज है वो ऐड ही तो हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे भी है है ना, कि जैसे मान लो आप मार्केट गए हो और आपको कुछ पसंद आया, मान लो जीन्स कोई या शर्ट या कुछ भी, मान लो शूज पसंद आ गए, आप लेने गए और वो शूज की कीमत आप जब लेने गए थे तब 5000 थी, ठीक है। तो आपने कहा कि अभी मेरे पास 5000 नहीं है, मैं कल आऊंगा या आऊंगी जो भी है। तो कल आप गए तो उन्होंने कहा कि इसमें 10% जो है रेट जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो 10% जो रेट इसका इंक्रीज हुआ है, तो वो 10% 5000 का निकाल के उसी में ऐड होगा ना, इंक्रीज हो गया Yes, इसी sir. मतलब हुआ। तो यही चीज यहाँ पे भी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा, ये 121 K/100, ये हमारा K2 आ जाएगा। एलसीएम लेके वो सॉल्व कर लिया, वो तो इतना कर ही लोगे। अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम को अगर हम लोग P मान लें, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम यानी बाद में हमें पता करना है लीनियर मोमेंटम कितना है। तो आपके सामने फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, पार्टिकल एक ही है, उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ था 21%, उसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो मोमेंटम पूछा गया कितना बढ़ गया, तो पार्टिकल तो वही है। अब इसमें बोला नहीं गया कि पार्टिकल वही है, लेकिन आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, P1/P2 इज इक्वल टू √K1/K2, ये हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा। अच्छा, P1 की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, P1 आपके सामने कितना है, P है। P2 आपको पता करना है। जब आप P2 पता करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि परसेंट कितना चेंज हुआ। K1 हमारे सामने K है और K2 की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 121 K/100। ये 100 हमारा चला गया यहाँ पे, K से K यहाँ पे हो गया कैंसल। तो बचेगा कितना, P/P2 इज इक्वल टू √, कितना बच जाएगा, 100/121। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको बताइएगा एक बार। P/P2 इज इक्वल टू 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, और 121 का रूट होता है शायद 11, है ना। तो P2 Yes, की sir. वैल्यू यहाँ से आपके सामने निकल के आएगा 11P/10। ये आपके सामने यहाँ पे P2 निकल के आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए था परसेंटेज। अभी परसेंटेज नहीं आया है, परसेंटेज तो अब आएगा। अब आपको निकालना था चेंज इन मोमेंटम यानी इंक्रीज इन मोमेंटम। तो आप क्या करोगे, P2 - P1/P1 × 100। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये क्लास 6, 7, 8 में जब आप बहुत छोटे थे तब आपने पढ़े होंगे, वो लॉस प्रॉफिट वाले कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में, है याद। Yes, sir. तो वही I लॉस can't प्रॉफिट really वाला। remember it. हाँ, I can't really remember which one you are talking about, sir. वो लॉस प्रॉफिट वाले नहीं होते थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब Yes, कुछ, sir. Yes, sir. है We ना। will have it. हाँ वही है, जैसे आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या होता था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस × 100, वही सारे फॉर्मूले। तो वही चीज Yes, मैंने sir. यहाँ पे लगाया है कि एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो पहले हम लोगों ने देखा कि परसेंट मतलब इंक्रीज मोमेंटम हुआ कितना। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना अमाउंट इंक्रीज हुआ। Yes, sir. और आप उसको इनिशियल वाले से जब परसेंटेज निकालेंगे तो P1 का आप डिवाइड ही तो करेंगे। जैसे मान लो, मैं और डिटेल में समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपका कोई एग्जाम है, वो 100 मार्क्स का हुआ, जिसमें से आपके मान लो 65 मार्क्स आते हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि आपका परसेंटेज कितना है। तो आप क्या करोगे कि 65/100 अपॉन ये 100 Into कौन सा 100. वाला, ये वाला, और फिर इंटू 100, यही तो करोगे आप। तो इससे हमको ये पता Yes, sir. चल गया कि आपके परसेंटेज कितने आए, 65 आए, ठीक है। अब दूसरा कोई एग्जाम हुआ जिसमें आपके मान लो 65 से मार्क्स बढ़ के आपके मान लीजिए हो गए हैं 72, और पेपर कितने का था, वही 100 का पेपर ही था। तो अब आपसे कोई पूछे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वही चीज है इस क्वेश्चन में, सेम मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अब आपसे कोई पूछ दे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, भाई इंक्रीज तो हुआ है। तो पहले आपके 65 मार्क्स थे, अब 72 मार्क्स है, तो इंक्रीज तो हुआ है, आपका रिजल्ट तो अच्छा हुआ। तो कोई ना कोई इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज में आपको बताना है। तो अब आप क्या करोगे, हैं ये फाइनल नंबर्स माइनस इनिशियल नंबर्स अपॉन में क्या करोगे, कितने का टोटल था। ये सॉरी मैंने क्या कर दिया, एक मिनट रुको।
हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, आपको पता करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप पहले इसका परसेंट निकालो, कितना परसेंट आएगा ये, कितना परसेंट आएगा ये आप बताइएगा यहाँ पे, 72 अपॉन 72 100 इंटू में 100 100, into 100. तो ये हमारा आ जाएगा 72% है। 72%. अब पहले कितना था, 65% था, अब 72 है, आप देख लो कितना है। अब इनका डिफरेंस ही तो निकालोगे आप, Yes, sir. डिफरेंस ही तो निकलेगा, तभी तो पता चलेगा, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो P2 का मतलब कितना है, P2 अभी हम लोगों ने फाइंड कितना किया था, ये देखो 11P/10। P1 हमारा P है और P1 हमारा P है और इंटू हमें करना है 100 से। तो यहाँ पे आप ऊपर इसको सॉल्व करिएगा तो कितना मिल जाएगा ये आपको, ये देखो 1 होता है, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, Yes, sir. आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 11P और ये हो जाएगा 10P, और ये पूरे का इंटू चल रहा है 100। और अब देखो ये जो 10 लिखा है इसका मल्टीप्लाई मत कर देना ये 100 में, नहीं आप सोचो कि ये सामने सामने लिखे इसको मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ये बच्चे गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां जो है, ठीक है। Okay. तो ये 11P में से आप 10P को माइनस करोगे, P बचेगा, और ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा, 10P हो जाएगा, और इनटू में लिखेंगे 100। अब ये P से P कैंसिल हो गया और 10 से एक कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है 10, यानी मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%। ये एरो शो कर रहा है इंक्रीज को, ये एरो किस चीज को बता रहा है, इंक्रीज हुआ है, ये एरो यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, इंक्रीज को, कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो 10% इंक्रीज हो गया। बताइए इतनी बात में कोई भी डाउट हो तो? No, sir. Got it. एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, शुड बी क्रिस्टल क्लियर ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, तो ये लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो आपस में रिलेशन था वो भी हम लोगों ने समझ लिया है, और क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को भी हमने डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पे डेराइव कर लिया। बात अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड नंबर के एनर्जी की, जिसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी स्टेट, आप ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है स्टेट यहाँ पे कहना, इससे भी अच्छा शब्द है कि आप कह दो उसकी पोजीशन, कैसा रखा है, कहाँ रखा है, रखा होना चाहिए, मोशन नहीं करना चाहिए, पार्टिकल जो है वो मोशन नहीं करना चाहिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, उसकी पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। Yes, sir. तो हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी possessed by any object, the energy possessed by any object due to its position or configuration called या is called पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम लोग कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा अगर तो वो इग्नोर करना उसको, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, हालांकि मैंने बता दिया है कि इज आएगा यहाँ पे, अब लिखना भूल गया मैं जल्दी जल्दी, इज कॉल्ड, चलो लो, ठीक है, तो ग्रामर की क्लास नहीं चल Yes, रही, sir. हाँ ठीक है, नहीं ग्रामर की क्लास आप सोच रहे हो सर वो ग्रामर बहुत गलत पढ़ाते हैं। तो एनर्जी किसी भी पार्टिकल के अंदर जो पसेस होती है उसकी पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन शब्द आपके लिए नया नहीं है, केमिस्ट्री में सुना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनते हैं, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता क्या चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, जैसे sir. आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम या मेटल जो भी है, पता नहीं मेटल है या नहीं है, वो तो बात की बात है, पहले एटम तो पता चले कौन सा है। अच्छा पहले एटम पता चलेगा या फिर पहले ये पता चल जाएगा कि वो मेटल है, ये बताओ। Sir, we have to find it by the number of electrons in the atom, sir. तो आप बताइए, अच्छा ये जो भी है ये एटम है, एटम पहले इसमें पता चल पाएगा आपको या पहले ये पता चल जाएगा कि ये मेटल है, या मेटल है भी या Sir, नहीं? atom, sir. एटम पहले पता चलेगा और बाद में हमें ये पता चलेगा कि वो मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, क्या है ना।
Yes, sir. पहले एटम तो पता चले कि ये किस चीज का एटम है, तो ये किसका है, सोडियम का होता है मेरे ख्याल से। Yes, sir. 11 sodiums. 11 का है। तो सोडियम का आपको पीरियोडिक टेबल में सोडियम का आपको पोजीशन पता चल गया ना कि कहाँ पे है। Yes, sir. एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस पी में कितने हैं, डी में कितने, सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है। तो यही शब्द कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे भी मीनिंग होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाता है, पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाता है, पोजीशन। ठीक है। और इसको हम लोग कैपिटल यू से शो करते हैं, कैपिटल यू से शो करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो इफ अ पार्टिकल इज कैप्ट या इज प्लेस्ड at some height h from ground, so its potential energy कितना हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाता है U इज इक्वल टू mgh। ये उसका फॉर्मूला होता है। U Yes, इज sir. इक्वल टू mgh, ये हमारे सामने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है। और ये जो U इज इक्वल टू mgh निकल के आया है, इसमें मुझे कोई बताने की खास जरूरत नहीं है। अच्छा, स्लाइड खत्म हो गई है, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं कुछ स्लाइड Okay, और sir. ऐड कर लेता हूँ इसमें। एक सेकेंड रुको, स्लाइड खत्म हो गई है। चलिए यहाँ पे देखिए अब। हाँ, ये इसके बाद यही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे m जो होता है वो क्या होगा, ऑब्वियसली एयर मास होगा। अब तो ये क्या बताना है, मतलब अब तो अंडरस्टूड हो गया कि m मास है। अच्छा, g यहाँ पे क्या है, g यहाँ पे क्या है? Gravitation. हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। Gravitation, sir. ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है? Gravitation force, sir. ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी है ये, ना 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 ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये जी, तो इसका यूनिट फिर न्यूटन होना चाहिए। जी का यूनिट, अच्छा जी का वैल्यू पता है आपको? Yes, sir. 6.0. क्या 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 कह रही हो, वो कैपिटल जी की बात कर रही हो आप, हैं? वो कैपिटल जी Okay. होता है, ये स्मॉल जी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन भी होता है। क्या होता है वो तब पता चलेगा आपको, अभी आगे आएगा वो चैप्टर। ठीक है। तो अभी आप तो मुझे इसका नाम बताइए क्या होता है। कई बच्चे इसको ग्रेविटी कह देते हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी कहना सही नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलो इसको आप, Okay, sir. है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना लिखते हैं आप लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी उसी को आप लोग वैसे 9.8 लिख देते हैं ना। और मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या Okay. है कि 9.8 के आगे लगा दिया है अप्रोक्सीमेट वाला साइन, और उसके आगे लगा दिया है एग्जैक्ट इक्वल का साइन। ये मैंने थोड़ा उल्टे लगा दिए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करके रियल वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारी 9.8 आती है, और अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 मान लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस, थोड़ी सुविधाएं हो जाए, हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम लोग उसको 10 मान लेते हैं। Okay, sir. वैसे रियल वैल्यू जो होता है वो 9.8 होता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसको बाकायदा मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि 9.8 ही आया। ठीक है, मतलब 9.79 कुछ करके आता है तो 9.8 हो गया वो। अब 79 है तो 9.8 ही मान लो ना उसको, क्या है। और फिर इतना पॉइंट के आगे, 2-3 डिजिट के आगे इतना दिमाग नहीं लगाया जाता, थोड़ा बहुत में चलता है। ठीक है। और h आपको पता चल ही चुका है कि h क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है। तो U इज इक्वल टू mgh, जो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें यूनिट फाइंड करना है, इफ वी हैव टू फाइंड द यूनिट, तो हम यूनिट क्या बोलेंगे। देखो mgh फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद है ना कि भूल गए? Yes, sir. मास, Remember it. हाँ, मास का फॉर्मूला, सॉरी, मास का यूनिट क्या हो जाता है, किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये देखो मैंने लिखा था यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू और है h मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। Meter. मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो आएगा। और इसी को आप क्या लिखते हो, इसी को तो आप जूल लिखते हो, बताइए। Yes, sir.
इसी को तो आप जूल लिखते हैं क्या? किसी और चीज को आप लोग जूल लिख देते हो क्या? नहीं, आप इसी को ही जूल लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही आप लोग जूल लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन जो है हमारे सामने वो कितना हो जाएगा, ml/t-2। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो m का डायमेंशन क्या होता है, m होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन LT-2 हो जाता है। और रही बात हाइट, हाइट का मतलब L होता है, ये L1 है, ये L1 है, तो ये L2 हो गया। तो फाइनली जो डायमेंशन आया वो ml/t-2 आया। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि आपने डायमेंशन निकालना कितने अच्छे लेवल तक सीखा है, मतलब किस लेवल तक आपने डायमेंशन निकालना सीखा है, मुझे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया डायमेंशन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि डायमेंशन जो होता है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो, जैसा कि हमें यहाँ पे पता था, या फिर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता हो, तो भी आप डायमेंशन निकाल लोगे। अब देखना, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, m, मीटर मतलब लेंथ है, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, और अपॉन में सेकंड है, अपॉन से ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो t की पावर में क्या आएगा, -2। ये देखो डायमेंशन इससे भी आ गया। यस सर। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है क्या, एक कंडीशन है कि यूनिट से आप डायमेंशन निकाल तो लोगे, लेकिन अगर यूनिट आपको एसआई सिस्टम में पता है, ये एसआई सिस्टम होता है ना, साइंटिस्ट का नाम है ये, तो एसआई सिस्टम है। तो अगर आपको कोई यूनिट एसआई सिस्टम में पता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप डायमेंशन निकाल पाओ। कैसे? जैसे न्यूटन आपने सुना है, आपको पता है फोर्स होता है, जूल आपने सुन लिया, आपको पता है एनर्जी होता है, लेकिन कोई ऐसा यूनिट आ जाए जो आपने कभी जीवन में सुना ही नहीं है, अब आप डायमेंशन कैसे निकालोगे उसका, ये जरा बताओ ना। So by the formula only we can find it, sir. नहीं, वो अलग केस है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूनिट अगर एसआई सिस्टम में पता है तो मैं बात कर रहा हूँ ना, Yes, sir. कि अगर एसआई सिस्टम में क्या होगा कि कोई अटपटा सा कोई नाम आएगा, जैसे मान लो आपने कभी नहीं सुना पॉइज, पॉइज एक यूनिट का नाम होता है, आगे पढ़ेंगे, पॉइज एक यूनिट का नाम होता है। अब आप क्या बता सकते हो मुझे कि पॉइज किसका नाम, किस यूनिट को, किस फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है? जैसे आपसे मैं ये बोलूं No, sir. कि न्यूटन जो है वो फोर्स को शो करता है, तो आपको पता है, हाँ फील हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है, सही है, सर ने सही बताया। आपसे बोला जाए कि जूल किसको शो करता है, आप तुरंत बोलोगे एनर्जी को शो करता है। आपको अगर बोला जाए कि जूल से डायमेंशन निकालो तो आप तुरंत निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जूल जो है वो एनर्जी होता है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वही जूल का। लेकिन कोई अगर ऐसा आ गया जो आपने नाम ही नहीं सुना कभी, जैसे पॉइज आ गया, आप नहीं सुना आपने नाम, अब आपसे बोला गया कि बताइए पॉइज का यूनिट डायमेंशन निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाए। Yes, sir. ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि यूनिट से जब आप डायमेंशन निकाल रहे हो तो उसमें एक कंडीशन है कि यूनिट हमें एसआई सिस्टम में पता ना हो, अदर सिस्टम में पता हो तो चलेगा, क्योंकि हमें क्लियर पता चल जाएगा ना, किलोग्राम कितना है, मीटर कितना है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है, सब पता चल जाएगा। लेकिन एसआई सिस्टम में तो सिर्फ जूल लिखा है। अच्छा, जूल मान लो आपने जीवन में कभी नहीं सुना, ठीक है, मान लो जूल आपने जीवन में कभी भी नहीं सुना, तो अब आप इस जूल को देख के आप बता सकते हो क्या कि इसमें कितना किलोग्राम होगा, कितना मास होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, सेकंड क्या होगा, कुछ भी पता चल रहा आपको जूल सुन के? सिर्फ मान लो आपने जूल कभी सुना ही No, नहीं, sir. नहीं चला, यही मैं बता रहा था। अब क्लियर हुई बात? Yes, sir. Got it. वेरी नाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। तो जल्दी से प्लीज आप मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, जल्दी बताइए। So scalar. वेरी नाइस, यानी सारे के सारे जो एनर्जीज हैं वो स्केलर ही होंगे, है ना? Yes, sir. तो सारे के सारे जो एनर्जी हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्केलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होता है। ठीक, चलिए Yes, बात sir. करते हैं हम लोग आगे। एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हमारा क्या होता है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिश्ता होता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, माइनस का du/dr। बात आ गई समझ?
F इज इक्वल टू माइनस du ओवर dr। F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, U यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फंक्शन, कोई भी डिस्टेंस का फंक्शन। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। क्या हो गया, आपको हंसी सी आ रही है क्या? No, sir. अच्छा अच्छा, लगा मुझे ऐसा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, कराई हैं, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बताइए। Yes, sir. Clear, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। अब Yes, जो sir. नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। और आपको मैं एक एनर्जी और पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आज देखो, अभी हमारे पास है 5 मिनट, अभी हमारे पास है 5 मिनट, लेकिन अगर मैं अभी पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करता, उसको सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को स्टार्ट करता हूं, तो क्या फायदा जल्दी जल्दी में टॉपिक हो, समझ में ना आए। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? Yes, ठीक sir. है। Understood. हाँ, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। Okay, sir. ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है, शायद मंडे है ना? I am not sure, sir. I thought Saturday would. तो But आज की tomorrow there क्लास, won't be classes, हाँ, sir. क्या क्या? Tomorrow there won't be any classes, sir. तुम, हाँ, कल भी हम लोग क्लास कर लेंगे, कल भी हम लोग क्लास कर लेंगे। ठीक है। Okay, okay, sir. वो हमारे आगे वाले जो भी दिन है ना, वो यहीं सब मैनेज करके ही मैं चलूंगा, कि पीछे से ही यहाँ से सब मैनेज होते चले जाएंगे, आगे से वो सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है। Okay, sir. ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Thank you, sir. ओके।